डिवीजन है लेकिन ग्रुप बहुत पुराना है और हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ आना है, पोर्ट बिजनेस में है ये। कार्गो हैंडलिंग के वॉल्यूम जिस तरह से बढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से FY 22 में, और ये बड़े पोर्ट्स ऑपरेट करती है। बड़ा इशू है ये, 28 करोड़ कंपनी का इशू साइज है। और कंपनी मेजरली दो चीज़ों में ये पैसा यूज़ करने वाली है, एक तो डेट रिड्यूस करने में और साथ ही एक्सपेंशन, जयगढ़ पोर्ट के एक्सपेंशन के लिए कंपनी इन फंड्स का यूज़ करने वाली है। हमारे साथ अरुण माहेश्वरी जी हैं, कंपनी के मैनेजमेंट, उनसे बात करते हैं। मिस्टर माहेश्वरी से हम मिले भी थे, जॉइंट MD एंड CEO हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर माहेश्वरी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस ग्रुप का एक लंबे समय के बाद आईपीओ आ रहा है, लगभग 13 साल, 2010 में जेएसडब्ल्यू एनर्जी आया था और अब इसके बाद जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आ रहा है। ये आईपीओ आपने इस समय पर क्यों चूज किया, और सेकेंडली प्रोसीड्स की और डिटेल अगर हमें आप बताएं। आपने बताया कर्ज चुकाने के लिए और साथ ही विस्तार के लिए, क्यों आप इस पे एक्सपेंशन करना चाहते हैं? कितनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी आपको इस बिजनेस में दिख रही है कि आप इसमें एक्सपैंड करना चाहते हैं? आपने काफी लंबा सवाल पूछ लिया। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमें रिसीव करने के लिए। आपका पहला क्वेश्चन था इस समय आईपीओ क्यों। तो मैं ये बता दूं, जनवरी 2022 में हम लोगों ने एक डेट इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे, बॉन्ड लेके आए थे $400 मिलियन का। उस समय हम लोगों ने मार्केट में गाइडेंस दिया था, दैट वाज जनवरी 2022, कि हम लोग टुवर्ड द एंड ऑफ 2023 कैलेंडर ईयर हम लोग मार्केट में जाएंगे एंड आईपीओ लेके आएंगे। सो उसके बाद में यूक्रेन वॉर हो गया, उसके बाद में मार्केट सरकम टॉपसी टर्वी। सो बट देन इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, बिकॉज हमारा विजन काफी क्लियर है, हमें कहाँ जाना है, इस कंपनी को क्या लेके जाना है, क्या कंपनी को बनाना है। वो विजन एकदम क्लियर था उस समय भी और आज भी। इसके लिए ये इस समय आईपीओ आ रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, आईपीओ प्रोसीड्स का है जो 2800 करोड़ रुपए का पूरा आईपीओ, 1200 करोड़ रुपए विल बी टुवर्ड्स कैपेक्स, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, एक एलपीजी टर्मिनल बन रहा है। हमारा जो कंटेनर टर्मिनल मैंगलोर में, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं बिकॉज दैट्स परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल। एंड देयर आर छोटा मोटा और कैपेक्स है, तो टोटल 1200 करोड़ रुपए विल गो इनटू द कैपेक्स। 880 करोड़ रुपए का हमारा प्री पेमेंट ऑफ लोन है, जो एक एफसीआईआर लोन है, दैट वी आर एंड 700 करोड़ रुपए वुड बी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इस हिसाब से टोटल 2800 करोड़ रुपए का लेआउट रहता है। गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन अगर मैं देखूं तो हिंदुस्तान में आज के दिन पैन इंडिया कुछ ही कंपनियां हैं जो पैन इंडिया ऑपरेट करती है पोर्ट सेक्टर में, एंड बाकी सब रीजनल प्लेयर्स हैं। रीजनल प्लेयर्स भी काफी हैं। दिस थ्रोज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारी जैसी कंपनी के लिए जिनका पोस्ट आईपीओ नेट डेट वुड बी जीरो, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, आज के दिन हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलमोस्ट 50% ऑफ पोर्ट कैपेसिटी ऑफ इंडिया वो सरकार ओन करती है टुडे। और उन्होंने वेरी क्लियर गाइडलाइंस है उनकी इंटरनली कि उनको इस सेक्टर के अंदर लैंडलॉर्ड मॉडल में जाना है, यानी कि मतलब वो प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करेंगे, पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल के अंदर वो लोग टर्मिनल्स को ऑक्शन करेंगे और बिडिंग करवाएंगे। इससे प्लेयर्स लाइक अस, जो आज के दिन हम वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्मिनल होल्डर्स हैं इंडिया में, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज हमको ये सेक्टर समझ में आता है और इसमें हम लोगों ने काफी निवेश पहले भी किया है और हमें इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। तो वी सी दिस एज अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कमिंग अप फॉर अस। इमेजिन 50% ऑफ द कैपेसिटी भारत की जो क्षमता है पोर्ट की, वो सरकार के पास में, और जो अगर उसमें से पार्शियल भी अगर ऑक्शन होने के लिए आई अनदर कपल ऑफ इयर्स में, तो इट इज अ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब प्लेयर्स हैं कितने इसमें खेलने वाले, और उसके अलावा बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग बहुत कम लोगों के पास में है। तो आई थिंक दैट थ्रोज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा कुछ बिडिंग, कुछ एक्विजिशंस हैं और कुछ ग्रीनफील्ड पोर्ट डेवलपमेंट्स हैं जो हम लोग वेरी एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। होपफुली वी विल बी एबल टू रीच देयर। ठीक है माहेश्वरी जी, सर अब आप जरा ये बताइए कि विदेशों से में आपका जो कारोबार है वहां पर आप किस तरह से एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं और आपके टोटल रेवेन्यू में वहां से कितनी आय आ रही है? वो पोर्ट O&M के तहत मिडिल ईस्ट में चलाते हैं। एक फुजेरा का टर्मिनल है और एक डिब्बा का पोर्ट है। डिब्बा पोर्ट इज येट टू स्टार्ट एंड फुजेरा टर्मिनल अभी चालू है। पिछले 5-7 साल से हम उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। ये O&M फ्रेम के तहत है, तो उसमें हमारा वहाँ पे कोई एसेट बेस नहीं है। हमने वहाँ पे कोई निवेश नहीं किया है। हम लोगों ने सिर्फ हमारी एक्सपर्टीज है, बिकॉज वी आर हमारा बल्क हैंडलिंग इज आवर सुपर एक्सपर्टीज। तो उसको हम लोगों ने उसको वहाँ पे काम में लिया है।
हमारी उस ज्योग्राफी में हमारी प्रेजेंस काफ़ी है एज़ अ ग्रुप। हमारे वहाँ पे लाइमस्टोन माइन है, क्लिंकर यूनिट्स हैं या हमारे पत्थर की माइन्स हैं। तो उसके तहत वहाँ की अथॉरिटी ने हमको रिक्वेस्ट किया इफ वी कैन टर्न अराउंड देयर पोर्ट्स। तो हमें 4-5 अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ पे एंगेज करना पड़ा और उसके तहत हम लोगों ने O&M कॉन्ट्रैक्ट लेकर के इसको टर्न अराउंड किया। इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू चर्नर नॉर वी कोई एसेट बेस्ड भी नहीं है तो रेवेन्यू चर्नर भी नहीं है। बट इट इज़ ओवरऑल एज़ अ ग्रुप वाइज़ वी आर प्रेजेंट ओवर देयर। एज़ ऑफ नाउ एक ही टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल शुड स्टार्ट विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स और सो। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं पोर्ट सेक्टर देखूँ, भारत में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ गोइंग आउटसाइड भारत टुडे। हैविंग सेड दैट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भारत के बाहर नहीं जाएँगे। अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट में टिक करती है, हमारी जियोपॉलिटिकल रिस्क में टिक करती है या हमारे को रिटर्न्स आईआरआर्स में टिक करती है, देन वी वुड डेफिनिटली लुक एट इट। बट आज के दिन मेरे ख्याल से जिस हिसाब से भारत हमारे को अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है इन दिस सेक्टर, पूरी दुनिया सरकार की तरफ इंडिया की तरफ देख रही है। I think it's rightfully so कि we should remain in this sector within India largely, unless it is a very compelling opportunity outside. तो गेस्ट अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा, आपने पूरी आईपीओ की सारी डिटेल बताई, कंपनी का एक्सपेंशन, इस समय सेक्टर्स के अंदर क्या चल रहा है, इस सारी जानकारी हमारे सामने रखी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं 90 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी पर हो चुका है। 19,600 के जाते ही एक झटका जोर का लगा मार्केट को और इसने इंट्राडे लो करीब 50 तक का बना दिया, 550 तक का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अभी भी स्टीम गुम है। आप दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टिपिकली एक्सपायरी डेज ही है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा। तो आपको ये शेक करेगा बहुत ज़ोर से, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 550 वाला अपना पक्का स्टॉप लॉस है, उसको लगा के रखें। थोड़ा डीप रखना चाहते हैं 500 भी रख सकते हैं। और अगर आप वैसे देखेंगे तो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, अगर आप सिर्फ निफ्टी का चेक करेंगे ना तो मेजोरिटी शेयर्स इस समय डाउन है, 35 शेयर डाउन है। एक काम करेंगे, आप एडवांस डिक्लाइन दिखा सकते हैं, साथ ही इंडिया विक्स भी दिखाइएगा। इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन, जहाँ पे हमारी पूरी एक प्लेट बनी हुई आती है, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट की ब्रेथ थोड़ी ख़राब हुई है। आज रिलायंस चल रहा है, उसके बावजूद बाजार ने इंट्राडे लो टेस्ट किया। बहुत सारे लोगों को भ्रांति हो सकती है कि नहीं रिलायंस चलेगा या कोई और शेयर चल जाए तो फिर काम हो जाएगा। आज L&T रिलायंस, एक बार ज़रा स्क्रीन पे भी दिखाइएगा, रिलायंस को और L&T को दोनों शेयर्स चल रहे हैं। विक्स उसके बावजूद बढ़ा है 4%। उसके बावजूद भी आप देखेंगे आज बैंकिंग का प्रेशर आपको मोटे तौर पर देखेगा। 3 बड़े बैंक HDFC, ICICI और एक्सिस, इसने प्रॉब्लम की है। और डेरिवेटिव एक्सपायरी का एक पसंदीदा सेगमेंट है IT, जिससे बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा। इन्फोसिस उसका सबसे बड़ा दावेदार है जो कि बाजार को बैक टू बैक वीक कर रहा है। TCS थोड़ा कम करेगा बट इन्फोसिस ज़्यादा कर रहा है।